दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, भारत के भीतर आर्थिक असमानता की स्थिति, भारत में बहुसंख्य तबके का हाशिए पर रहना और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उसके जद्दोजहद को करते रहना और लगातार भारत की मुख्यधारा से उन्हें बाहर रखकर भारत की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लेना और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर कॉरपोरेट की बड़ी भूमिका। ये सवाल कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने भारत के किसी प्रधानमंत्री, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि विपक्ष के नेता या फिर कहें किसी भी नेता को आपने उठाते हुए और भारत को नए तरीके से कैसे बनाया जाए इस दिशा में चिंतन मनन करते हुए आपने देखा नहीं होगा। क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने जब आर्थिक सुधार किया तो दुनिया के मानचित्र पर भारत एक बड़े बाजार के तौर पर उभर कर आया। एक ऐसा बाजार जिसमें दुनिया की तमाम कंज्यूमर की संख्या जो होती है उसमें भारत की अपनी जनसंख्या के मातहत जो पैसे वाला तबका है उसकी संख्या भी इतनी है कि दुनिया के बाजार से जो चाहे भारत में पैसा लगाकर कमा सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भारत ने दुनिया के लिए खोला। यानी इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट था उसको बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल बनाने की दिशा में कदम बढ़वा दिए। इस देश की इकोनॉमी भी माला माल हो गई। इस देश की पूंजी के साथ साथ इस देश की पॉलिटिक्स भी माला माल हो गई। और इसीलिए कोई भी नेता जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के सवालों को उठाते हुए दिखाई दिया उसने कभी जिक्र नहीं किया कि भारत में कितनी गहरी असमानता है, भारत में कितना बड़ा तबका अपने न्यूनतम जरूरतों से जुड़े मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है और भारत की राजनीति उसे अनदेखा कर देती है। ये तमाम सवाल 1991 के बाद से भारत के हर प्रधानमंत्री के साथ आप जोड़ सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जब पहली बार अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने भारत में बदलती हुई इकोनॉमी, खत्म किए गए लाइसेंस राज और इसके साथ साथ यहां पर इन्वेस्टमेंट के रास्तों को दिखलाया। याद कीजिए जिस दौर में मनमोहन सिंह भी तमाम यात्राओं को करते रहे उसमें भी भारत एक बाजार के तौर पर ही रखा गया और रिफॉर्म के ट्रैक 2 को अपनाने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई कोताही बरती नहीं। एक लंबी फहरिस्त है भारत के प्रधानमंत्रियों की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को एक बाजार के तौर पर रखा। भारत की 140 करोड़ जनता को ताकत के तौर पर और उस ताकत की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री वह खुद हैं, इस तौर पर इस नैरेटिव को बनाया कि वह खुद कितने ताकतवर हैं। यानी इस देश के भीतर की कमजोर परिस्थितियां उनके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद को कब जोड़ा तो हो सकता है आपके जहन में एक नाम इंदिरा गांधी का आ जाए। वो 1991 से पहले की स्थिति है। उस दौर में समाजवाद का जिक्र था। उस दौर में भारत न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा था। जो अमेरिका की यात्रा भी इंदिरा गांधी ने की तो उस दौर में दो ही सवाल थे और उस दो सवालों के इर्द गिर्द फूड डेवलपमेंट एड के तौर पर अमेरिका से कैसे मदद ली जाए और जब वो आखिरी दौर में आई तो उस दौर में उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने जिन सवालों को अमेरिका के भीतर मुद्दों के जरिए उठाने की कोशिश की शायद वो एक संकेत है भारत में बीते 30-40 वर्षों की जो भी इकोनॉमी या कहें पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो रास्ता बनाया गया और भारत को एक बाजार के तौर पर रखा गया उसको क्या ये पूरी सोच बदल देगी। क्योंकि एक नैरेटिव बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द दुनिया के मानचित्र पर यही रेंगता रहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और सबसे ताकतवर बहुमत के साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसीलिए उनकी तमाम यात्राओं के साथ कॉरपोरेट के नेटवर्क का बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक समझौते जो भी हुए उसका लाभ बड़ी तादाद में कॉरपोरेट को होना और बीजेपी अपने तौर पर कैसे मालामाल होती चली गई आज इसको बताने का जिक्र नहीं है। आज तो सवाल इस बात का है कि जो लकीर 1991 से शुरू हुई
2014 तक आई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद के साथ जोड़कर डेवलप किया, आज राहुल गांधी उससे हटकर जिस नए भारत को रखना चाहते हैं, उसमें पहली बार सवाल कॉरपोरेट का नहीं है, पहली बार सवाल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, पहली बार सवाल इस देश की उस इकोनॉमी का नहीं है जिस इकोनॉमी में आम जनता की भागीदारी है ही नहीं। पहली बार सवाल इस देश में आर्थिक असमानता और आर्थिक समानता लाने के प्रयासों का है। पहली बार सवाल इस देश के भीतर पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनका जिक्र करते हुए इस देश की हकीकत को दुनिया के सामने रखने या खुद भारत के राजनीतिक पटल पर रखकर उसको मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जाए, इन बातों का है। जो भारत के भीतर घट रहा है वो दुनिया के तमाम देशों में तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि अब सूचना क्रांति से बात आगे निकल चुकी है। और जिस सोशल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से की कोई भी घटना अब छुपती नहीं है और सेकंड्स में पहुंच जाती है। तो भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों पर कितनी पैनी नजर दुनिया के उन ताकतवर लोगों या ताकतवर देशों की होगी जो भारत की राजनीतिक सत्ता में रुचि रखते हैं, यह तो पहले समझ लीजिए। और इस दौर में भारत के भीतर लोकसभा के चुनाव हो रहे हों या जिन सवालों को भारत के भीतर जाति जनगणना या जाति जनगणना के आश्रय इस देश के एक डेमोग्राफी को खुले तौर पर पारदर्शिता के साथ रखने का प्रयास राजनीतिक तौर पर, वह भी मुख्यधारा की राजनीति में, देश के भीतर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अब रख रहे हैं, अगर इन सवालों को वो अमेरिका में जाकर कह रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो इस दौर में अब यह भी खड़ा हो गया कि जो नैरेटिव 1991 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म और मार्केट इकोनॉमी का बनाया गया, जो नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 140 करोड़ देशों की अगुवाई करने वाले एक ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को रखा गया, उसमें पहली बार राहुल गांधी बिना किसी ताकत के, यानी उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है पॉलिटिकल तौर पे जहां पे वो निर्णय ले और चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं, लेकिन इस ताकत को वह उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जोड़ चुके हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चाहे तो इस देश की राजनीतिक सत्ताओं को एक झटके में पलट सकती है। और यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगातार जा रहा है। और शायद इसी का असर है कि बीते दिनों कम से कम तीसरे टर्म में एक दो नहीं आधे दर्जन निर्णय जो सरकार ने लिए, उसने या तो वापस लेना पड़ा या यू टर्न लेना पड़ा या बदलना पड़ा। इन तमाम मामलों में चाहे वो लेटरल भर्ती ही, सीधी भर्ती ही क्यों ना हो, उसमें भी आरक्षण का मसला जोड़ा गया। वक्फ बोर्ड का मसला क्यों ना हो, जो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, बीजेपी को बावजूद उसको संसदीय कमेटी के पास भेजना पड़ गया। इस देश के भीतर में जो पैरेलल मीडिया, सोशल मीडिया, उस पर बंदिश लगाने के लिए जो बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही थी, उससे सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कोई संवाद सरकार ने बनाया नहीं था। यानी आधे दर्जन निर्णय अगर बदल गए इस दौर में, जो इससे पहले एक भी निर्णय नहीं बदलता था, तो एक सवाल यहां पर यह भी है कि दुनिया अब राहुल गांधी को इस रूप में क्या देखने लगी है, क्योंकि वह प्रतिपक्ष के नेता हैं, अब कोई सांसद नहीं है। इससे पहले जब वो गए थे तो बतौर सांसद गए थे और उसमें भी उनकी सांसदी इस देश के भीतर में छीन ली गई थी और पार्लियामेंट में दिया गया भाषण जिसमें अडानी का जिक्र हुआ था तो उसको चॉप कर दिया गया, उसको स्पंज कर दिया गया था। लेकिन अब वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, यानी विपक्ष की समूचे राजनीतिक दलों की अगुवाई करने वाले नेता के तौर पर वो जिन मुद्दों को इस देश के भीतर उठा रहे हैं और उन मुद्दों को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहे हैं, उसका पहला संदेश यही है कि भारत को जिस नजरिए से आप देखते रहे, अब उस नजरिए को आपको बदलना होगा, क्योंकि भारत के खुद लोग चाहते हैं, जिसमें भागीदारी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, गरीब लगभग 90% है, तो 10% के हिंदुस्तान से हटकर आपको 90% के उस
भारत को देखना समझना होगा। यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी है। यहां पर एक सवाल कोई भी उठा सकता है कि दुनिया के ताकतवर लोग जो दुनिया की राजनीतिक सत्ता को पलटने की भी ताकत रखते हैं, क्या वो इन्हें रास आएगा? क्या वो इस हकीकत को नहीं समझेंगे कि भारत एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा बाजार था, वो बाजार उनके हाथों से छिन रहा है और वो चाहेंगे कि उनके अपनी नीतियों को भारत में लागू कराने की दिशा में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ काम करता है वो काम रुक जाए। क्योंकि जब वो लोन देता है तो बहुत सारी अपनी नीतियों को भी थोपता है कि आप इसे लागू कराइए। उस परिस्थिति के भीतर एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी आता है, लैंड रिफॉर्म भी आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है। इस देश के भीतर में किस दिशा में, अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है तो उस दिशा में कितनी पूंजी कैसे चाहिए, वो चाहता है कि भारत उस बाजार के तौर पर रहे। तो क्या राहुल गांधी जिन सवालों को अब अमेरिका में उठा रहे हैं उसमें पहली बार वो नैरेटिव बदल रहा है जो नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश की यात्राओं के दौर में लगातार बनाया था? क्योंकि राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इसी तर्ज पर हुआ जैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है। यह अलग मसला है कि दुनिया के तमाम देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के अलग अलग जगहों पर चैप्टर हैं और उनकी मौजूदगी वहां पर बड़ी शानदार तरीके से किसी भी कार्यक्रम को कराती है। लेकिन राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा के दौर में इस बार यह एहसास लोगों के साथ जुड़ा है कि वह प्रतिपक्ष के नेता है, यानी आने वाले वक्त में नेता देश के भी हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी क्या बन सकते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के भीतर में दुनिया के तमाम देशों को लेकर अमेरिका के भीतर भी प्रतिपक्ष के नेता को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में संसदीय चुनाव प्रतिपक्ष के नेता को लेकर नहीं होता है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों में विपक्ष का कौन नेता होगा उसकी भी एक महत्वपूर्णता रहती है। और इस वक्त तो शायद प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी भारत के भीतर की उस राजनीति को एक दिशा दे रही है जो राजनीति अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए भटकने लगी थी। हमें लगता है पहले वो तस्वीर देखिए जो स्वागत राहुल गांधी का वहां पर हो रहा है। यानी बतौर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की यह पहली यात्रा है। लेकिन इस दौर को समझिए इस रूप में भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो इतने देश घूमे कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतनी विदेश की यात्रा कभी नहीं कर पाया जितनी प्रधानमंत्री मोदी ने की है।